साथियों नमस्कार। हिंदी ऑडियो स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज की कहानी है पत्नी। पत्नी कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कौड़ियागंज में 2 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। इनका आरंभिक नाम आनंदीलाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई। 1912 तक वे गुरुकुल में रहे, फिर बिजनौर आ गए। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1919 में पंजाब से दी और उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले आए। 1921 में शिक्षा अधूरी छोड़कर वे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आ गए। 1921 से 1923 तक व्यापार में संलग्न रहे। फिर 1923 में ही नागपुर आकर राजनीतिक पत्रों में संवाददाता का कार्य किया। राजनीतिक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार भी हुए। इसके पश्चात जीविकोपार्जन के लिए कलकत्ता गए, लेकिन सफल नहीं हुए। तब लेखन कार्य आरंभ किया। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों में जैनेंद्र का विशिष्ट स्थान है। उनकी प्रथम औपन्यासिक कृति परख 1929 में प्रकाशित होती है। उनके उपन्यासों में मनोविश्लेषण का विशिष्ट आधार है, अतः वे मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये कम से कम पात्रों की कथा सृष्टि करते हैं और उनके वैयक्तिक गुण उभारते हैं। उनके कथानक में क्रांति और आतंक के तत्व होते हैं। उनके पत्रों में अंदर ही अंदर विध्वंसक प्रवृत्ति विद्यमान होती है, लेकिन नारी के संपर्क में आकर उनका कोमल स्वभाव अभिव्यक्त होता है। उन्होंने स्त्री के विविध रूपों, प्रतिक्रियाओं एवं क्षमताओं का चित्रण किया है। जैसे सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र में नारी की मानसिक संघर्ष का चित्रण करने में वे सिद्धहस्त रहे। हिंदी जगत में जैनेंद्र की प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में भी है। उनकी पहली कहानी खेल 1928 विशाल भारत में छपी। उनकी कहानियां जैनेंद्र की कहानियां नाम से 7 भागों में प्रकाशित हैं। शहीद और क्रांतिकारी कहानियां, बाल मनोविज्ञान और वात्सल्य की कहानियां, दार्शनिक और प्रतीकात्मक कहानियां, प्रेम और विवाह संबंधी कहानियां, प्रेम के विविध रूपों की कहानियां, सामाजिक कहानियां, अन्य कहानियां, ये 7 कहानी संग्रह उनके महत्वपूर्ण हैं। जैनेंद्र की कहानियों में एक प्रकार की दार्शनिकता है। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का स्पष्ट प्रभाव उन पर दिखाई पड़ता है। यद्यपि दर्शन के कारण कहानियों में कहीं कहीं बोझिलता आ गई है। जैनेंद्र की कहानियों में धर्म, शिक्षा, नीति और आदर्श की बातें हैं, जिसके लिए संस्कृत के आख्यान और आख्यायिका, पौराणिक कहानियों तथा कल्पना का सहारा लिया गया। जैनेंद्र की कहानियों में प्रतीक का आश्रय लेकर घटनाएं चित्रित हैं। जैसे नीलम देश की राजकन्या में राजकन्या आत्मा है और राजकुमार ब्रह्मा का प्रतीक। जैनेंद्र व्यक्ति के महत्व को उसकी सारी विविधताओं और विसंगतियों के साथ स्वीकार करने वाले अनूठे कहानीकार हैं। उन्होंने मनोविश्लेषण का सहारा लिया है। यही कारण है कि उनकी कहानियों में प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता है। वे व्यक्तिवादी अधिक हैं, समाजवादी कम, अध्यात्मवादी अधिक हैं, भौतिकतावादी कम। कहानियों में उठाई गई समस्याएं स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक हैं। कहा जा सकता है कि जैनेंद्र ने सामान्य मानव का नहीं, असामान्य मानव का, सामान्य परिस्थितियों का नहीं, असामान्य परिस्थितियों का चित्रण किया है। उन्होंने मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क की अतुल गहराइयों और अपरिचित गलियों के चक्कर लगाए तथा विचारों और भावों में डूबे व्यक्ति को चित्रित किया। अतः उनके पास अंतर्मुखी, विशिष्ट और अंतर्द्वंद के कारण उलझे हुए प्रतीत होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जैनेंद्र ने कहानी के नए शिल्प का सूत्रपात किया। फलस्वरूप उनके कथानक सूक्ष्म होते हैं, कहानियाँ चरित्र प्रधान होती हैं, भाषा में लक्षणा व्यंजना की प्रधानता है तथा शैली में विविधता के दर्शन होते हैं। आइए सुनते हैं ये ऑडियो स्टोरी। कहानी है पत्नी। शहर की एक ओर तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी के सामने बैठी हुई है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती हुई आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देखकर वह उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई नहीं है। समय 12 के ऊपर हो गया है। 2 प्राणी इस घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। वह सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती है, कहाँ है। अलस भाव से वह तो बैठी ही है। सोचने को तो यही कि कोयले न बुझ जाएं, वह जाने कब आ जाएंगे। 1 बज गया है। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वह कुछ कर रही है। जब वह आएंगी तो रोटी बना देगी। वह जाने कहाँ
कहाँ देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं, मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले की लहक भी आए ही गई है और उससे झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी बना ही देगी। उसने जोर से खींचकर आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर तल्लीनता और क्षण भर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और फिर वह उसी भांत काम में लग गई। कालिंदी चरण पति आए, उसके पीछे पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते चले आ रहे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधी अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी हुई बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र करना होगा और नीति अनीति, हिंसा हिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों में बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ का मरना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकवादी मूर्ख हैं। वे बच्चे हैं, हाँ वे बच्चे और मूर्ख। उन्हीं बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की, हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का, हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। उनसे वे डरें जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं। फिर चारों आदमी निश्चय करने के लिए उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि उसने खाना खाया है, न मित्रों को खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफ़ी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की ओर चला। सुनंदा जहाँ थी वहाँ है, वह रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं। माथों को अंगुलियों पर टिका कर वह बैठी है। बैठी बैठी सूनी सी देख रही है, सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए परिचित है, वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, स्मरणीय है, मनोरम और हरियाली। यह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती हैं न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे उन लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब ही नहीं समझ में आता। फिर भी उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसमें बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बातें करें। उसमें बुद्धि तो जरा कम है। फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझने लगेगी। सोचती है, कम पढ़ी हूँ, इससे मेरा क्या कसूर है। अब तो पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसमें सोचना जैसा क्या है, बस यह मानकर जैसे कुछ समझने की चाह ही छोड़ दी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती और कभी कभी उसकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जानती है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, उसमें कुछ न कुछ भलाई सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। पति ने कहा है कि तुम मेरे साथ क्यों दुखी उठाती हो, पर सुनकर वह चुप रह गई। सोचती रह गई कि देखो यह कैसी बात करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वह सरकार उनके इस तरह से कामों से बहुत नाराज है। सरकार सरकार है। उनके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है, पर यह जितने हाकिम लोग हैं वह बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंशी और चपरासी और थानेदार और वायरस, ये सब, हाँ वायसराय, ये सब सरकार ही हैं। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं, पर यह उसी से लड़ने में तन मन विशार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब के सब इतने ज़ोर से क्यों बोलते हैं, उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे सादे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि इतने ज़ोर से क्यों बोलते हैं? बैठे बैठे इसी बात को सोच रही है। देखो, अब 2 बजेंगे, इन्हें न खाने की फिक्र है न मेरी फिक्र। मेरी तो खौर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान दे, उसका ध्यान तो रखना चाहिए ना। ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी दर डोले, पर अकेली जब होती है तब भटक भटक कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव में आ पहुँचता है।
तब उसे बच्चे की वही बातें याद आ जाती हैं, वो बड़ी प्यारी आंखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे होंठ याद आते हैं, अटखेलियां याद आती हैं। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। ओह, यह मरना क्या है? इस मरने की तरफ उसने देखा ही नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से भी क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है, या उससे यह सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मत उठती है, तब वह बेहवल होकर आंखें पूंछती है और हठात इधर उधर की किसी काम की बातों में अपने मन को उलझा लेना चाहती है। पर अकेले में वह कुछ कर रह कर वह याद, वह मरने की बात उसके सामने ही रही और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी, अब उठकर बर्तनों को मांज डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओह, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहती हूँ। इतने में कालिंदी चरण मौके चौके से उठे। सुनंदा कठोरतापूर्वक शून्य को ही देखती रही, उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा, खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलुई वगैरह खाली बर्तन उठाकर चल दी, कुछ बोली नहीं। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ हैं और खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। उसने उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं, हंसकर क्यों नहीं कर देते, कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूँ, अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ, इनके काम में लगी रहूँ, कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वह चुप रही। कालिंदी चरण ने जोर जोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा जी के ऐसा हुआ कि हाथ की बटलुई को खूब जोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। उसने तनिक भी सुध न रही। अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से से घुट कर रह गई। क्यों बोल भी नहीं सकती? सुनंदा नहीं ही बोली। तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैस में पैर पटकते हुए लौटकर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर अविवाहित हैं। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं, वह एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन पर रुष्ट भी हैं। वह दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं, उत्ताप काकुंश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थे कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उसमें उत्तेजित हो ही रहता है या उससे भय में दबा रहता है। दोनों स्थितियां श्रेष्ठ नहीं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वह काम नहीं होगा। जो शक्ति के मद में उन्मत्त है, असली काम तो उनका मद उतारने और उनके कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि मद उसका टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा नाची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो जाता है। पर जब सुनंदा के पास से लौट कर आया तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। वह सहमत हो सकते हैं कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा, यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है, इससे यहाँ तो खाना बना नहीं। बताओ क्या किया जाए, कहीं होटल चलें? एक ने कहा, कुछ बाजार से यही मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बातों में लगे थे। सुनंदा ने एक बड़ी थाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखकर वो चुपचाप चली गई। फिर आकर पास ही 4 गिलास पानी के रखकर और फिर उसी भांत चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप हो रहे। उन्होंने अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी ने झेप कर कहा, मेरा मतलब काफ़ी नहीं है। दूसरों ने कहा, बहुत काफ़ी है, सब चल जाएगा। देखूं कुछ और हो तो? कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोले, यह तुमसे किसने कहा था कि खाना वहाँ ले आओ? मैंने कहा था। हाँ? सुनंदा कुछ न बोली। चलो उठा लाओ थाली, हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा था। तरह तरह की बातें उसके मन में और कंठ में आती थी। उसने अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान असह्य था। उसने कहा, सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है? क्यों? सुनंदा ने मुंह फेर लिया।
क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या ज़रूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर अपनी ओर दबाकर धीमे से कहा, खाओगी नहीं? एक तो बच गया। कालिंदी निरस्त्र होने लगे। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ। खाना और नहीं है, अच्छा लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया। लेकर कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था। उसे यह सूझा भी नहीं था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर उसे जैसे ही मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखा है, वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि उसने खाना नहीं बचाया। इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जगता था, पर कठोर ये हुआ कि वह इस तरह की बातें सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है। और उसमें कड़वाहट भी फैली है। हठात उसके मन में को लगता है कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उसके मित्र भूखे रहें? पर पूछ तो लेते। क्या इस बात का उसका मन टूटता सा है? मानो उसका तो तनिक सा मन था वह भी कुचल गया हो। पर वह रहकर अपने को स्वयं अपमानित कर लेती हुई कहती है, छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात का अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज़ भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। मैं क्यों उन्हें नाराज़ करती हूँ? अब से नाराज़ न करूँगी। पर वह अपने तन की सुध तो नहीं रखते। यह ठीक नहीं, मैं क्या करूँ? और वह अपने बर्तन मांजने में लग गई। उससे सुनना पड़ा कि लोग जोर जोर से बहस करने में लग गए हैं। बीच बीच में हंसी के कहे भी उसे सुनाई दिए। ओह सा उसे ख्याल हुआ कि बर्तन तो पीछे से भी मल सकती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरत हुई। यह सोच झटपट हाथ धोकर वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा, अचार लाना भाई, अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी थी। उसने चुपचाप अचार ला कर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी में कहा, थोड़ा पानी भी लाना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी और फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे। महत्वपूर्ण कहानी है। और आज ये कहानी आदर्श के परिपालक और मनोविश्लेषणवादी कथाकार जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई थी। यह कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।